हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, जहां पे हम पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बारे में जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये वाली क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अपने सीबीएसई और एचपी बोर्ड के बच्चों के लिए। इसके बाद कंसेप्ट सीखने के बाद हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी जो है वो सॉल्व किए हैं। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन देखी थी और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कंडक्टेंस, दूसरे नंबर पे गैल्वेनिक गैल्वेनिक सेल और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो सबसे पहले हम जो है वो कंडक्टेंस से करना स्टार्ट करते हैं। और मैं फिर से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो चीजें चलेगी वो सीबीएसई बोर्ड हो गया और बच्चों एचपी बोर्ड हो गया, दोनों को मिला के चलेंगी। तो दोनों के बच्चे जो है यहाँ से फुल मार्क्स की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए कंडक्टेंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कंडक्टेंस का सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आ रहा है बच्चों, कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो सुनना, सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कोई भी सब्सटेंस जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाता है उसको आज के बाद क्या बोलेंगे सर, हम कंडक्टर्स बोलेंगे। देखो, कंडक्टर्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक हमारे पास होते हैं मेटेलिक कंडक्टर और एक हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है मेटल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये किसकी वायर है बच्चों, कॉपर की वायर है। या फिर आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दोनों हमारे पास कौन से बच्चों, किसका एग्जाम्पल है, मेटेलिक कंडक्टर का जो है वो एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। दूसरा हमारे पास है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। हम क्या करेंगे बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है, हम यहाँ पे वाटर लेंगे और इसके अंदर एसिड डालेंगे या बेस डालेंगे या फिर हम इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे और उससे होगा क्या, उससे हमको कुछ ऐसा होगा कि हमको आयंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चों मैंने पानी के अंदर HCl डाला तो हमें क्या मिलेगा, H+ और Cl नेगेटिव आयन। तो आयंस की मूवमेंट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होगी। तो इसीलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। तो इसीलिए मैंने लिखा है बच्चों एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, फ्यूज्ड सॉल्ट, इम्प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर का क्या मतलब है, जिसमें इम्प्योरिटी होगी, जैसे मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी होगी, कैल्शियम की इम्प्योरिटी होगी। तो ये भी एक कंडक्टर की तरह काम करते हैं। तो इसीलिए मैंने कुछ एक कंडक्टर्स को मेटेलिक कंडक्टर बोला, लेकिन कुछ एक कंडक्टर को इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जो है वो कहा है। तो चलिए अब हम दोनों कंडक्टर्स को, मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं, मेटेलिक कंडक्टर्स जो होगा वो फिजिक्स में पढ़ा जाएगा और जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होगा वो केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा। तो मैं आपको पहले ही लिख देता हूं कि फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, मेटेलिक कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों केमिस्ट्री के अंदर, हम केमिस्ट्री के अंदर जितना भी हम पार्ट पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का पढ़ेंगे। तो हम अगर केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास कंडक्टर कौन होगा बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। लेकिन फिजिक्स में जो भी आप पढ़ेंगे वो एक मेटेलिक कंडक्टर पढ़ेंगे। तो चलिए फिजिक्स का कंडक्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, मेटेलिक कंडक्टर में हमारे पास एक वायर होती है ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। कुछ एक ऐसा हमारे पास जो है वो सेटअप होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है वो करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेटेलिक कंडक्टर। एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है वो कंडक्ट होती है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। तो चलिए रीड करते हैं इसको। द कंडक्टर, the conductors which conduct electric current by movement of electron, मैंने क्या बोला, by movement या फिर flow of electron without undergoing any chemical change। अब देखो, जब आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, जैसे मान लो एक कॉपर वायर है, तो क्या बिफोर और आफ्टर कुछ कॉपर वायर में चेंज आता है, नहीं आता है। तो इसीलिए इसको मैंने क्या बोला, केमिकल चेंज यहाँ पे जो है वो कुछ भी नहीं होता है। तो इसी तरह के कंडक्टर को क्या बोलते हैं बच्चों, मेटेलिक कंडक्टर बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था बच्चों, एक कॉपर की वायर ली थी। अब यहाँ पे क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अलाउड हो रहा है, तो इसीलिए इसको हमने बोला मेटेलिक कंडक्टर। सिंस यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज या फिर फिजिकल चेंज यहाँ पे नहीं होता है, तो ये तरह के जो कंडक्टर होते हैं उसको बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर। इसके एग्जांपल बच्चों कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये हमारे पास है मेटेलिक कंडक्टर।
मेटेलिक कंडक्टर का यहाँ पे एग्जाम्पल शो किया है। यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं कॉपर की वायर है, यहाँ पे कॉपर की वायर है, उसके एक टर्मिनल को हमने बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ा और एक टर्मिनल को हमने बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ा है, जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पे जो है वो हाई पोटेंशियल हो रहा है और यहाँ पे जो है वो लो पोटेंशियल हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ को क्या हो रहा है बच्चों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है और मैं इस मेटल की वायर को या फिर मैं इस कॉपर की वायर को क्या बोलूंगा बच्चों, मेटेलिक कंडक्टर बोलूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे चैप्टर में हम एक ही कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम फिजिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम मेटेलिक कंडक्टर यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन जो है वो यहाँ से एक आधा क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन जो है वो मेटेलिक कंडक्टर से आ सकता है। लेकिन पूरा चैप्टर जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए इसको बहुत अच्छे से सीखना स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर होगा, जैसे कि आपको ये शो किया है। अब हमारे पास इस कंटेनर में क्या होगा बच्चों, सबसे पहले वाटर होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है बच्चों, वाटर लिया है। अब ऊपर से मैं कुछ भी डालूंगा, या तो मैं कोई एक एसिड यहाँ पे डालूंगा, या फिर मैं यहाँ पे कोई बेस डालूंगा, या फिर मैं यहाँ पे कोई सॉल्ट डालूंगा। मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव ये है कि मुझे इस वाटर के अंदर, इस वाटर के कंटेनर के अंदर मुझे आयन प्रोड्यूस करने हैं। यहाँ पे प्लस केटायन और नेगेटिव एनायन मुझे जो है वो जनरेट करने हैं। मेरी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे होगा क्या, इन्हीं के फ्लो की वजह से मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। एक बात का ध्यान रखेंगे, जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से फ्लो होती है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ गई। लेकिन जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से फ्लो होती है, ड्यू टू फ्लो ऑफ आइंस। आइंस की मूवमेंट की वजह से जो है यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ये इन दोनों का जो है वो काफी ज्यादा मेन डिफरेंस है। तो चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। दो सब्सटेंस which conduct the electric current through the ions in aqueous solution or molten state आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा है थ्रू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। आयन की मूवमेंट की वजह से जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो रही है इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब पानी के अंदर। या फिर मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट का क्या मतलब है, जैसे मोल्टन स्टेट है, जैसे आपने NaCl नमक लिया आपने सॉलिड स्टेट में। अब आपने इसको इतना ज्यादा हीट कर दिया कि ये NaCl जो है वो मोल्टन स्टेट में, मोल्टन मतलब ये पिघल गया है, मोल्टन स्टेट में है ये। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे भी Na प्लस और Cl नेगेटिव मिलने वाला है। तो मेन बात हमारे पास ये है कि हमको आयन चाहिए, चाहे वो एक्वस सॉल्यूशन में हो चाहे वो मोल्टन स्टेट में हो। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स हो सकते हैं। तो आज के बाद कोई भी ऐसी चीज जो पानी में जाने के बाद हमको आयंस प्रोवाइड कर रही है तो उनका नाम हमारे पास क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। और इसी वजह से इस कंडक्टर को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब वो चीज जो हमको आयंस देती है उसको हमने क्या बोला बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट हमने बोला। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फर्दर दो तरीके से क्लासिफाई होते हैं। एक होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक हमारे पास होता है बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और उसके बाद हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो आप सिंपल सा समझ जाओ, स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है। देखो इलेक्ट्रोलाइट कौन है, जो पानी में हमको आयंस देता है। स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है, जो आपको ज्यादा आयंस देगा, मोर नंबर ऑफ आयंस जो हमको प्रोवाइड करेगा उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है बच्चों, जो हमको लेस नंबर ऑफ आयंस जो है वो प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। देखो बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कौन कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो जैसे कि मेरे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ये मेरे पास क्या होते हैं बच्चों, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है बच्चों, ये इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा कितना होता है बच्चों, 100%। 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब है, जैसे आपने HCl लिया तो HCl पानी में आपने किस में टूटा, H प्लस और Cl नेगेटिव में टूटेगा ये। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया H प्लस और यहाँ पे आ गया Cl नेगेटिव। अब आपने मान लेते हैं यहाँ पे 100 HCl लिया था, 100 HCl लिया था तो 100 ही आपको H प्लस मिलेगा और 100 ही आपको Cl
नेगेटिव मिलेगा। तो इसको बोलते हैं बच्चों 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि अगर आपने HCl 100 लिए थे तो 100 ही आपको H प्लस मिले, 100 ही आपको Cl नेगेटिव मिले। तो कोई भी चीज यहाँ पे लेफ्ट आउट नहीं है, सब कुछ जो है वो डिसोसिएट हो गया। तो इस तरह के जो एसिड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस में क्या है बच्चों, NaOH है। तो NaOH को आपने जब पानी में डालो तो ये किस में टूटा बच्चों, Na प्लस में और Cl नेगेटिव में। तो अगर आपने इसको भी 100 लिया था तो 100 ही आपको Na प्लस मिलेगा, और सॉरी OH, और 100 ही आपको क्या मिलेगा बच्चों, OH नेगेटिव आयन हमको मिलने वाला है। अच्छा, जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सारे क्या होते हैं बच्चों, फिर से बात सुनना, मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो बोल दिया, लेकिन जो सॉल्ट है इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग या वीक का कंसेप्ट ही नहीं होता है। सारे के सारे सॉल्ट्स जो होते हैं वो 100% आयोनाइजेशन करते हैं पानी में। तो दे ऑलवेज आर, ऑलवेज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हमेशा ये क्या होते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ NaCl। तो NaCl को जब आपने पानी में डाला तो Na प्लस और Cl नेगेटिव हमको मिला। तो इन सभी को मैंने क्या बोला बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनकी खासियत क्या होती है, जैसे ही आप इसको पानी में डालते हैं ये बहुत सारा हमको केटाइन एंड एनाइन जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने इनको क्या बोला बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो चलिए इसको रीड करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि ऑल द सॉल्ट्स, जितने भी सॉल्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये पानी में जाने के बाद बहुत सारे केटाइन और एनाइन हमको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वहीं पे हमारे पास क्या आते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट तो है, मतलब आयंस तो हमको देंगे लेकिन कम देंगे। जैसे कि हमारे पास होता है वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ये क्या बोलता है, इलेक्ट्रोलाइट विच आर नॉट completely ionized in aqueous solution or in molten state are called weak electrolyte। अब इसका भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बच्चों मेरे पास क्या है, एसिटिक एसिड है, CH3COOH है, एसिटिक एसिड है। तो आपने इसको जब पानी में डाला तो ये क्या किया, आयोनाइज किया। तो यहाँ पे आ गया CH3COO नेगेटिव, और यहाँ पे आ गया बच्चों H प्लस, यहाँ पे आ गया H प्लस। तो ये मेरे पास क्या है, आपको लग रहा होगा कि हमको आयंस तो मिले, लेकिन बच्चों अगर आपने यहाँ पे 100 लिए हैं, कौन, एसिटिक एसिड, तो ये पानी में जाने के बाद सिर्फ आपको बहुत 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 कम क्वांटिटी देंगे आयंस की। या तो 5 ले लेंगे या फिर इससे भी कम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमको 5 केटाइन और 5 ही एनाइन मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये वापस कंबाइन करके क्या दिखाते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम शो करते हैं। तो यहाँ पे 5 से ज्यादा आयंस हमको नहीं मिलते हैं। तो क्योंकि ये हमको आयंस तो प्रोवाइड कर रहा है तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइट तो बोलेंगे, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट तो बोलेंगे, लेकिन कौन सा बोलेंगे बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत 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 ज्यादा कम है। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास किसका एग्जांपल आ गया बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है वो एग्जांपल आ गया है। इस स्लाइड में बच्चों मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। एक बारी मैंने पानी के अंदर शुगर या सुक्रोज को ऐड किया है, और एक बारी मैंने पानी के अंदर जो है वो सॉल्ट को ऐड किया है। तो चलिए क्या करते हैं, चेक करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने जैसे ही वाटर के अंदर शुगर को ऐड किया तो ये फर्दर डिसोसिएट नहीं किए। जो कि इसका फॉर्मूला था ये उसी में ही जो है वो प्रेजेंट है अभी भी। तो इसने क्योंकि हमें कोई भी आयंस, केटाइन और एनाइन नहीं दिए हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इट इज नॉट ए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो हम कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए केमिस्ट्री में शुगर को या फिर इस तरह के सॉल्यूशन को नहीं ले सकते जो कि पानी में जाने के बाद हमको आयंस नहीं दे। तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ वाटर के अंदर, मैंने क्या डाला है बच्चों, NaCl डाला है। तो NaCl जैसे ही पानी में जाएगा हमको क्या दे रहा है बच्चों, Na प्लस और Cl नेगेटिव आयंस दे रहा है। क्योंकि हमें ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयंस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें तो वही चाहिए ना, हमें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है कि हमारे पास कि सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस है वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हमको तो वो चाहिए। तो पानी के अंदर जब आयंस होंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमारे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयंस होने चाहिए, वो भी ज्यादा से ज्यादा। तो NaCl को जैसे ही आपने वाटर में डाला इसने हमको आयंस दिए, तो दैट्स व्हाई इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स को पढ़ने के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ये डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी बार HP बोर्ड और CBSE बोर्ड में इनके डिफरेंस के बेसिस पे जो है वो क्वेश्चन आए हैं, या फिर लिखने को आ जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, 6 डिफरेंस हमारे पास है। आपको कोई भी जो अच्छे लग रहे हैं, कोई भी है जो 4 डिफरेंस जो है वो आप याद कर लेंगे। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज कैरियर जो होते हैं वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि
मेरे पास मेटेलिक कंडक्टर जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से कंडक्ट होगी बच्चों, इनके फ्री आयंस की मूवमेंट की वजह से। तो ये क्या करेंगे, फ्री आयंस जो है वो मूव करेंगे, तो चार्ज कैरियर यही है, तो ये है अपना पहला पॉइंट। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे चार्ज कैरियर आर फ्री आयंस, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में मेरे पास क्या होगा बच्चों, केटाइन होगा और एनाइन होगा, और इन्हीं की मूवमेंट की वजह से, आयंस की मूवमेंट की वजह से हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी केमिस्ट्री के अंदर जो है वो कंडक्ट होगी। तो आई होप पहला पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये क्या बोल रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विदाउट एनी केमिकल चेंज। तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से फ्लो होती है मेटेलिक वायर में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसमें बच्चों हमारे पास मेटल की वायर में कोई भी ना तो फिजिकली चेंज आता है ना ही केमिकली चेंज आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लो विदाउट एनी केमिकल चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस बाय केमिकल चेंज एट इलेक्ट्रोड। तो बच्चों क्या होगा, जैसे आपके पास इलेक्ट्रोड होगी, इसको आपने किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया होगा। अब ये इलेक्ट्रोड क्या होती है, इसको हम देखेंगे आने वाली क्लासेस में। मान लेते हैं मेरे पास ये एनोड है बच्चों, और मान लेते हैं मेरे पास ये क्या है, कैथोड है। तो जैसे आपने यहाँ पे केटाइन और एनाइन डाला होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट होगा इनका, तो जिसकी वजह से इसमें केमिकल चेंज आएगा। केटाइन कुछ और स्पीशीज में आपको मिलेगा, और जो एनाइन है वो आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बाद कुछ और स्पीशीज में आपको मिलने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे केटाइन और एनाइन में आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है बच्चों, केमिकल चेंज आता है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस केमिकल चेंज एट इलेक्ट्रोड। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटेलिक कंडक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में केमिकल चेंज जो है वो ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट ये बात क्या बोल रहा है, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे भी वही बात बोल रही है कि जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटेलिक वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, तो सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है, यहाँ पे कोई भी मैटर का ट्रांसफर यहाँ पे नहीं हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस एट एन इलेक्ट्रोड। ये क्या होता है, हमारे पास जैसे ही कोई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हमारे पास होती है, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पे जो मास है वो डिपॉजिट होता है, या फिर कुछ ना कुछ गैस जो है वो रिलीज होती है। तो मास जो होता है, मास का चेंज यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। तो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस एट इलेक्ट्रोड्स। अगली बात ये क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स। अभी कर्नल्स क्या होते हैं बच्चों, देखो अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जैसे ये होता है, ये हमारे पास होता है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल। इसके अंदर वाली जो शेल होती है उसको आप क्या बोलते हैं बच्चे, कर्नल्स बोलते हैं, इसको कर्नल्स बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस किस वजह से होती है, इनके कर्नल्स की वजह से। कर्नल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेट करते हैं, उसकी वजह से हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर में क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द इंटर आयनिक अट्रैक्शन और एंड विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। ये क्या बोल रहा है बच्चों कि रेजिस्टेंस किस वजह से होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। देखो केटाइन है, एनाइन है, अब आपको तो पता है इसने इस तरफ मूव करना है, इसने इस तरफ मूव करना है, लेकिन आपको ऐसे नहीं लग रहा कि इनके बीच में आपस में भी तो कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। तो इसी को बोलते हैं बच्चों इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक अट्रैक्शन इसी को बोलते हैं कि एनोड और कैथोड को मूव करने से पहले उनके बीच में आपस में भी अट्रैक्शन रहती है। ये अट्रैक्शन जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ज्यादा क्या रहने वाली है, रेजिस्टेंस रहने वाली है। तो ये पहली बात जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। और दूसरी बात क्या होती है बच्चों, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। विस्कोसिटी ऑफ मीडियम का क्या मतलब है, मान लो यहाँ पे बच्चों वाटर है, और यहाँ पे क्या है, ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल है, अब ग्लिसरॉल में तो विस्कोसिटी ज्यादा होती है, लेकिन वाटर में विस्कोसिटी कम होती है। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ आइंस जो होता है वो काफी फास्ट होता है, लेकिन ग्लिसरॉल में फ्लो ऑफ आइन जो है वो काफी स्लो रहता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। अगली बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, द रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब मेटेलिक वायर में क्या होता है, मेटेलिक वायर में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाती है। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई 2025 में आया है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है, द रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, केटाइन और एनाइन जो होते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बच्चों, जैसे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इनका जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है या इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं बचेगा तो इनका फ्लो फास्ट होगा। अब अगर फ्लो फास्ट होगा तो इनकी कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी, और इनकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करेगी। तो ये सेकंड पॉइंट इनका काफी, ये वाला जो फिफ्थ पॉइंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेटेलिक वायर में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, लेकिन बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है। इस बात का ध्यान देंगे।
अगली बात क्या बोल रहा है, मेटेलिक कंडक्टर की अगली बात क्या बोल रहा है कि फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर नॉट एप्लीकेबल। देखो फेरेडे लॉ जो है इलेक्ट्रोलिसिस के इसी चैप्टर में आएंगे, वो मेटेलिक वायर में जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। लेकिन जो फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पे लगते हैं, तो इसीलिए वो यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। तो आप बोर्ड्स के लिए कोई भी जो है चार डिफरेंस इनके याद कर सकते हैं। तो बेटा 2025 में क्या क्वेश्चन आया था, what is the effect of temperature on electrical conductor of metallic conductor, electrolytic conductance of metallic conductor। मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर का क्या रोल होता है, तो बच्चों टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस सॉरी इंक्रीज होती है। लेकिन अगर मैं वही बात अगर मान लो आगे को आपका जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पे आ जाता है कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, तो बच्चों आप क्या लिखेंगे कि सर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है केटाइन और एनाइन के बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन या इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है, जिनकी वजह से रेजिस्टेंस भी जो है वो कम हो जाती है और जो आपकी कंडक्टेंस है वो क्या कर जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है बच्चों कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल एक ऐसा सेल होता है जहां पे आप दो इलेक्ट्रोड को, एक एनोड को और एक कैथोड को आप डिस्टेंस एल से जो है वो सेपरेट करते हैं। यहाँ पे एनोड और कैथोड में क्योंकि लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो यहाँ पे जो इनका जो एरिया होगा उसको आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए से रिप्रेजेंट करेंगे और जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा उसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें खास बात क्या होती है, एनोड और कैथोड को जो है वो एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते हैं। एक एंड को जो है हम पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं और एक एंड को जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है सोर्स इसका, कि आप यहाँ पे कौन सा सोर्स दे रहे हो, डीसी दे रहे हैं या फिर एसी। तो यहाँ पे हम कभी भी डायरेक्ट करंट जो है वो पास नहीं करवाते हैं, किसके लिए बच्चों, रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो है वो रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए कभी भी हम यहाँ पे जो सोर्स लेते हैं वो डीसी डायरेक्ट करंट नहीं देते हैं, हमको यहाँ पे जो सोर्स लेना पड़ता है वो है एसी, दैट इज योर अल्टरनेटिव करंट। तो चलिए इसको रीड करते हैं। अब ये मैं ये भी बताऊंगा आपको कि एसी यूज हम यहाँ पे क्यों करते हैं, डीसी का यूज हम यहाँ पे क्यों नहीं करते, क्योंकि ये जो है वो सीबीएसई में बहुत बहुत ज्यादा बारी आया है। 2026 जो इस साल का एग्जाम हुआ था वहां पे भी आया था, पिछले साल भी आया था और 2022 में भी आया था। तो ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, कंडक्टिविटी सेल ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोड आर कंस्ट्रक्टेड विद मेटल इलेक्ट्रोड। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन किससे हुई है बच्चों, मेटल के इलेक्ट्रोड से, प्लेस एट ए फिक्स डिस्टेंस इन ईदर ग्लास और प्लास्टिक बॉडी। तो इनको आपने कुछ एक डिस्टेंस में सेपरेट किया लेंथ एल से एंड सराउंडेड बाय द आउटर ट्यूब। तो ये कुछ ये बातें बोल रहा है, ठीक है। लेकिन मेन बात यहाँ पे क्या है कि एनोड है कैथोड है, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों ए है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल है। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, इसको हमने एक एनोड को या कैथोड को हमने नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया है और एक को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जो है वो अटैच किया है। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे बच्चों, ये जो ब्लूस आपको दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। और हमको क्या देगा बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट इससे कंडक्टिविटी सेल के अंदर आयंस देगा और इन्हीं की मूवमेंट की वजह से हम क्या करते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि कंडक्टिविटी सेल हमें क्यों यूज हुआ है, तो हमको ये जो है वो हमको रेजिस्टेंस चेक करने के लिए जो है वो यूज होता है। अब अगली खास बात क्या होती है, इट हेल्प अस टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्यों यूज होता है बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस को जो है वो चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, कंडक्टिविटी सेल। अगली इंपॉर्टेंट बात हमारे पास क्या आती है कि हम यहाँ पे जो सोर्स है बच्चों वो एसी लेते हैं, हम यहाँ पे डीसी क्यों नहीं लेते हैं। तो हम यहाँ पे डीसी क्यों नहीं लेते हैं, आओ चेक करते हैं जरा। जैसे बच्चों मान लेते हैं मेरे पास NaCl है, मान लेते हैं बच्चों मेरे पास क्या है, NaCl है। अब यहाँ पे जैसे मैंने जैसे इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल या कंडक्टिविटी सेल में डाला, तो ये मेरे पास किस में ब्रेक डाउन करेगा, Na प्लस और Cl नेगेटिव आयंस में जो है वो ब्रेक करेगा। अब देखो क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, इनका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि कितनी देर में आपको भाग रहा है या फिर इनका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को मतलब हमको चेक करना है। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, रेजिस्टेंस निकालनी है। अब रेजिस्टेंस अगर हमको निकालनी है तो हमको ये Na प्लस और Cl नेगेटिव की ही फॉर्म में चाहिए। तो ये हम जो यूज करते हैं, सोर्स हम यूज करते हैं यहाँ पे बच्चों वो हम एसी यूज करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट करंट लेंगे, तो बच्चों अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट करंट लेंगे तो यहाँ पे जो Na प्लस है, Na प्लस और Cl नेगेटिव, जो Na प्लस है वो Na प्लस बचेगा ही नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम मेटल में डिपॉजिट हो जाएगा। और जो Cl नेगेटिव है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये आपका Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो है, जो आपने किटाइन और एनाइन लिए थे, क्या वो आपको उसी में मिला, नहीं, इनका क्या होगा, डीकम्पोजिशन, ये डिकम्पोज हो गए। तो इसीलिए आप क्या करते हो, डीसी सोर्स यहाँ पे कभी भी नहीं यूज करते हैं। तो चलिए इसको रीड करते हैं जरा क्या ये बोल रहा है।
ये बोल रहा है कि वोल्टेज, सुनना, वोल्टेज सोर्स मस्ट बी एसी, इट इज बिकॉज डीसी विल शो केटाइन एंड एनाइन डीकम्पोजिशन। तो डायरेक्ट करंट क्या करेगा बच्चों, केटाइन और एनाइन का डीकम्पोजिशन कर देगा, तोड़ देगा उसको, विच रिजल्ट इन चेंज द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड दस द रेजिस्टेंस। जिसकी वजह से क्या होगा, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है वो कंपोजिशन ही चेंज होगी। कंपोजिशन का क्या मतलब है, जिन चीजों से बना है, तो किन चीजों से बना था, केटाइन और एनाइन से। अब जब इनकी चीजें ही चेंज हो गई तो इनकी रेजिस्टेंस भी जो है वो सेम नहीं आने वाली है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन शो करता है, तो हम डायरेक्ट करंट नहीं यूज कर सकते। क्यों, क्योंकि वो रेजिस्टेंस जो है वो चेंज करके लाएगा। सीबीएसई 2026 में जो क्वेश्चन आया था उसमें यही था कि रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए आप हमेशा एसी सोर्स को यूज करते हैं, आप कभी भी डीसी सोर्स को यूज क्यों नहीं करते हैं। तो उस टाइम भी आपको सिर्फ ये वाली लाइन लिखनी थी। और जो 2025 में जो क्वेश्चन आया था वो एक एमसीक्यू का क्वेश्चन था, और वो क्या बोल रहा था, वी कैन नॉट मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सॉल्यूशन यूजिंग डायरेक्ट करंट बिकॉज, अब इसका रीजन आपको बताना था, इट चेंज द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये इसका पहला ही आंसर था कि ये क्या करता है, अगर आपने डीसी सोर्स ले लिया तो वो उसकी कंपोजिशन चेंज कर देगा। अब यहाँ पे केटाइन और एनाइन नहीं, कोई मेटल या फिर कोई गैस जो है वो यहाँ पे रिलीज या डिपॉजिट हो रही होगी। तो इसका आंसर जो था वो ऑप्शन नंबर ए ही था। सीबीएसई के इन्हीं क्वेश्चंस को एचपी बोर्ड वाले बच्चे भी जो है वो ध्यान से चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में भी जो है ऐसे क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास आएगा बच्चों, रेजिस्टेंस। एक बात ध्यान रखेंगे, इसके बाद जितने भी टॉपिक आने वाले हैं बच्चों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं एचपी बोर्ड की बात करूं चाहे मैं सीबीएसई की बात करूं। आगे आने वाले टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंडक्टेंस टॉपिक के लिए। तो चलिए रेजिस्टेंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। देखो बच्चों, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वो वाली प्रॉपर्टी जो कि फ्लो ऑफ करंट को क्या करती है बच्चों, अपोज करती है, जो कि फ्लो ऑफ करंट को रोकता है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखो, रेजिस्टेंस को जो है हमने क्लास 10th में ओम्स लॉ में भी पढ़ा होगा, और हमने वहां पे एक इक्वेशन पढ़ी होगी, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। मतलब जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये बात समझ में आ गई। अब अगर मुझे यहां से रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस कैसे निकल जाएगा बच्चों, पोटेंशियल डिवाइड बाय करंट। तो V अपॉन आई, ये मेरे पास क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब अगर मैं इसकी बच्चों यूनिट की बात करता हूं तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है बच्चों, ओम। इसको और कैसे लिखते हैं बच्चों, इसको हम ओ एच एम भी लिखते हैं, और ओ एच एम ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ओम की, ये रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो कंडक्टेंस हम पढ़ने वाले हैं वहां पे हम ये वाला फॉर्मूला रेजिस्टेंस का यूज नहीं करेंगे। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम तो फिजिक्स का वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पे हम एक कंडक्टर को कंसीडर करते हैं, उसकी लेंथ को बच्चों मैं एल बोलता हूं, और इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं ए बोलता हूं। और मैंने क्या पढ़ा था बच्चों, कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इस चीज को मैं अगर कंबाइन कर दूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज योर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये मेरे पास जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि कंडक्टेंस में रेजिस्टेंस का हम यूज करने वाले हैं। अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनल को हटा दूंगा, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाता हूं तो यहाँ पे क्या आता है बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि रो होता है, और जो रो होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी अभी हम इसको देखेंगे, लेकिन जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, इस पूरे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर, इस पूरे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या बोलूंगा, जो फ्लो ऑफ करंट को रोक रहा है या फिर जो फ्लो ऑफ आयन को रोक रहा है उसको आप क्या बोलेंगे बच्चों, रेजिस्टेंस बोलेंगे। आई होप रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। अभी जो आपने फॉर्मूला लिखा है, हमने फॉर्मूला क्या लिखा था बच्चों, हमने लिखा आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहां पे रो क्या था बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। इसी को आपने क्या क्या बोला बच्चों, ओल्ड एनसीईआरटी में इसी का नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब है तो रेजिस्टेंस, लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट पे।
या फिर इसका जो न्यू एनसीईआरटी में जो नाम है वो है रेजिस्टिविटी। बात एक ही है, दैट इज मैं रो की बात कर रहा हूँ। देखो रो को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस बात का ध्यान देंगे। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, इसको डिफाइन करने के लिए हमको जो है कुछ एक स्पेसिफिक चीजें जो है वो कंसीडर करनी पड़ती है। और वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है बच्चों, आपको लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर लेना है, और बच्चों जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है। या फिर इन दोनों का जो मिला के मैं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम आपको कितनी करनी है बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो आपको वॉल्यूम है वो कंसीडर करनी है। तो बच्चों अगर मैं लेंथ की वैल्यू 1 रख देता हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू भी मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख देता हूँ मैं, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, तो जो रेजिस्टेंस मेरे पास आएगी वो रेजिस्टिविटी ही आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने बच्चों ऐसा कंटेनर लिया है, ऐसा कंडक्टर लिया है जहां पे लेंथ कितना है बच्चों 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बच्चों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाली चीज मेरे पास क्या बन जाएगी, ये वाली चीज मेरे पास बन जाएगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो मैं क्या बोलूंगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है या रेजिस्टिविटी भी जो है वो सर एक टाइप की रेजिस्टेंस है, ये भी एक टाइप की रेजिस्टेंस ही है। कब, जब आपकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब, या बच्चों लेंथ आपकी है 1 सेंटीमीटर, और बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बात का आप जो है वो ध्यान देंगे। अब अगर मैं आपको इस डायग्राम में बताऊं, इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर बताऊं, इस पूरे कंटेनर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, सॉरी, जो आयंस के फ्लो को या फिर करंट के फ्लो को जो रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, उसको आपने क्या बोला, रेजिस्टेंस। जो सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब में, उसका क्या मतलब है, 1 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इतने से एरिया में जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या आयंस के फ्लो को या करंट के फ्लो को जो रोक रहा है उसको आपने क्या बोला बच्चों, रेजिस्टिविटी। सिंपल सी बात है, पूरे कंटेनर में जो फ्लो ऑफ आयंस को रोक रहा है उसको क्या बोला आपने, रेजिस्टेंस। जो सिर्फ इतने से एरिया में रोक रहा है बच्चों उसको क्या बोला, रेजिस्टिविटी। तो इसको डिफाइन करना बहुत ज्यादा आसान है बच्चों, तो इसको डिफाइन करते हैं जरा। रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम का आप मतलब समझो जरा। आपने 10th तक मैथ तो अच्छे से पढ़ा है। देखो लेंथ आपके पास कितनी है 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बच्चों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी को मिला के मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम है। तो जो इतने में जो रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है उसको हमने क्या बोला, रेजिस्टिविटी। और इसको डिफाइन करने के लिए दैट इज, वेन लेंथ हमारे पास कितनी है बच्चों 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरे पास कितना है बच्चों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आई होप रेजिस्टिविटी जो है वो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमको क्या करना है बच्चों, इसकी यूनिट निकालनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा बार सीबीएसई हो गया, एचपी बोर्ड हो गया, या फिर नीट हो गया, जेई हो गया, इनकी बच्चों हमको यूनिट्स पूछते हैं। और मैं आगे बताऊंगा आपको, मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी यूनिट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर बच्चों मुझे रो की, रेजिस्टिविटी की अगर मुझे यूनिट निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फॉर्मूला को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों मेरे पास क्या होता है, मेरे पास R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। अच्छा मुझे इसको अकेला करना है, तो अकेला कैसे होगा बच्चों, ये रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइड बाय एल। बोलो इतनी बात समझ में आती है। आप देखो साइंस के स्टूडेंट हो, आपको थोड़ी बहुत रीअरेंजमेंट तो आती है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बस। अब आपके पास क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है बच्चों, ओम है। अच्छा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की कितनी है बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी कितनी है बच्चों मेरे पास, सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो इसकी यूनिट आ जाएगी ओम सेंटीमीटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस बात का आप बिल्कुल जो है वो ध्यान रखेंगे। अब देखो एक मैं आपको खास बात बता देता हूँ बच्चों, जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती थी, रेजिस्टेंस बच्चों किसी के लिए भी होती है, कितना भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, कितना भी उसके अंदर पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास थी बच्चों, रेजिस्टेंस जो थी वो मास पे डिपेंडेंट थी, तो इसीलिए आपने इसको क्या बोल दिया बच्चों, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों ये। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा बच्चों एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो होता है वो मास पे डिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस, लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है उसमें क्या आ जाता है, स्पेसिफिक आ जाता है। स्पेसिफिक का क्या मतलब है बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो है वो मास पे डिपेंडेंट नहीं होती है। तो इसीलिए जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टिविटी होती है, वो एक क्या होती है बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये जो है बच्चों, जो मैं बात बता रहा हूँ वो आपने क्लास 11 के थर्मोडाइनमिक्स के टॉपिक्स में पढ़ रखी होगी। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चों, इस पूरे कंटेनर में जो फ्लो ऑफ आयंस को रोकेगा दैट इज कॉल्ड योर रेजिस्टेंस। लेकिन बच्चों इतने से एरिया में दैट इज योर 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस के फ्लो को रोकेगा दैट विल बी कॉल्ड योर रेजिस्टिविटी। मैं इसको बार बार इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आगे यही दोनों चीज जो है हमारी काम में आने वाली है। थर्ड टॉपिक बच्चों जो हमारे पास है वो है कंडक्टेंस। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे काफी काम आपके पास ये आने वाला है। कंडक्टेंस हमने पढ़ना जो है वो स्टार्ट करना है।
इट रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की वो वाली प्रॉपर्टी जो कि बच्चों फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो सपोर्ट करता है, या फिर फ्लो ऑफ आयंस को जो है वो सपोर्ट करता है, या फिर फ्लो ऑफ करंट को जो है वो सपोर्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आप कंडक्टेंस बोलते हैं। अब देखो, जो फ्लो ऑफ आयंस को या इलेक्ट्रॉन्स को या फिर करंट को जो रोक रहा था उसको हमने रेजिस्टेंस बोला, और जो बच्चों उसको सपोर्ट करता है उसको हमने क्या बोला बच्चों, कंडक्टेंस बोला। तो ये दोनों तो उल्टे नहीं हो गए, तो हमारे पास यस यही वाला फॉर्मूला है, G इज इक्वल टू 1/R। मतलब जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का बिल्कुल इनवर्स है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब बच्चों इसी रिलेशन से जो है हमने इसकी यूनिट भी निकाल देनी है, तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, ओम इनवर्स भी बोलते हैं, ओम इनवर्स भी बोलते हैं, या फिर बच्चों उसको साइमन भी बोलते हैं, साइमंस भी बोलते हैं, इसको एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर बच्चों कुछ एक बुक्स में इसको महो भी बोलते हैं, MHO, महो भी इसको जो है वो हम बोल रहे होते हैं। तो ये सारी यूनिट किसकी होती है बच्चों, कंडक्टेंस की यूनिट होती है। अब देखो, जैसे कि हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाया था, उसी के फॉर्मूले से हम जो है वो कंडक्टेंस का भी फॉर्मूला जो है वो डिराइव करेंगे। सिंस हमारे पास क्या है बच्चों, G इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था भाई, रो इंटू एल अपॉन ए। बोलो, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला था, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था, तो उसी का उल्टा करके हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया, कंडक्टेंस का। अब देखो, क्योंकि रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी है, तो बच्चों कंडक्टेंस का भी तो कुछ आना चाहिए जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो हम इसको हटा के यहाँ पे क्या लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं G इज इक्वल टू कापा इंटू ए अपॉन एल, जहां पे बच्चों ये कापा क्या होता है बच्चों, जैसे रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रेजिस्टिविटी होती है, वैसे ही कंडक्टेंस का जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हुआ उसको हमने क्या बोला, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, उसको कापा से। कापा कैसे लिखते हैं बच्चों, के की तरह लिखते हैं, ऐसे और ऐसे के लिखते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे को करके आपको लिखना है, मेरी बात समझ में आती है। तो यहाँ पे G इज इक्वल टू कापा इंटू ए अपॉन एल। अब देखो, यहां से मुझे एक दो बातें और पता चल रही है कि सर जो कंडक्टिविटी होता है वो भी रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो कंडक्टिविटी है कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। ये भी जो है वो काफी जगह आपका जो है वो यूज होने वाला है। कंडक्टेंस जो हमारे पास होता है वो इस पूरे कंटेनर में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ करंट को सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। लेकिन बच्चों अब नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। देखो, जैसे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमने देखा था कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या फ्लो ऑफ करंट को जो रोक रहा है उसको आपने क्या बोला था, रेजिस्टिविटी। वैसे ही बच्चों इतने से एरिया में जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या फिर करंट के फ्लो को सपोर्ट करता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, आप उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बस वही चीज आपको डिफाइन करनी है, कंडक्टिविटी इन 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, बस इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। सिंस हमारे पास कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों, कंडक्टेंस हमारे पास होता है G इज इक्वल टू कापा इंटू ए अपॉन एल, ये अपॉन एल आ गया। अब आपने बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ को कितना लेंगे बच्चों, आप 1 सेंटीमीटर लेंगे। तो जब आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, G इज इक्वल टू कापा, जहां पे G क्या होगा बच्चों, कंडक्टेंस, और कापा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी तो एक टाइप की कंडक्टेंस ही है। कब बच्चों, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ हमारे पास होगा 1 सेंटीमीटर, या फिर बच्चों वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास कितना होगा बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास होने वाला है। तो उस टाइम पे जो कंडक्टेंस होगा उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है। अब ये तो मैंने आपको क्या बता दिया बच्चों, उसका फॉर्मूला बता दिया। अब हमको जो डिफाइन करना है बच्चों, उसकी यूनिट डिफाइन करनी है, हमको इसकी यूनिट डिफाइन करनी है। देखो, कापा को मैंने एक और फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी जो है वो इसका क्या था, इसका जो फॉर्मूला था। अब आपको पता है बच्चों, अभी हमने रेजिस्टिविटी की यूनिट डिफाइन की थी, क्या था, ओम सेंटीमीटर। तो बच्चों कापा की यूनिट क्या आ जाएगी, कापा की जो यूनिट आएगी वो आएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर बच्चों ओम इनवर्स को और क्या बोलते हैं बच्चों, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगला टॉपिक हमारे पास आता है सेल कांस्टेंट। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सेल कांस्टेंट का क्या मतलब है, जब भी आप एक सेल बनाते हैं बच्चों तो आप एनोड और कैथोड की लेंथ एंड ब्रेड्थ को तो फिक्स रखते हैं, एक बार जो बन गया वो तो बन गया, उसको तो चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली बच्चों, जो जिस लेंथ से आपने उसको सेपरेट किया है वो भी कभी चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके पास एक बार सेल जो बन गया वो तो बन गया ना।
तो आपके पास क्या होता है बच्चों, सेल का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है या फिर इसका जो लेंथ है, इन दोनों एनोड और कैथोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहता है बच्चों, फिक्स रहता है। तो इसीलिए सेल कांस्टेंट को डिफाइन किया गया। सेल कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, सेल कांस्टेंट को बच्चों हम जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं और वो एक रेशो होता है किसका बच्चों, लेंथ अपॉन एरिया का जो रेशो होता है उसी को आप क्या बोलते हो, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, इट इज अ रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी सेल। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसकी यूनिट भी तो निकालना आसान है, क्योंकि लेंथ है तो मान लो सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो मान लो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो क्या आंसर आएगा बच्चों, सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगली बात करता हूं। अब देखो लेंथ अपॉन एरिया क्योंकि दोनों में है, रेजिस्टेंस में भी है और कंडक्टेंस में भी है, तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए हम बोलते हैं। तो बच्चों एल अपॉन ए को मैं किससे किससे चेंज कर सकता हूँ, आर इज इक्वल टू रो जी स्टार, जहां पे बच्चों जी स्टार किस वजह से आया, लेंथ अपॉन एरिया का ये क्या है बच्चों, सेल कांस्टेंट है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगली बात अगर मैं बताऊं कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों, कापा इंटू ए अपॉन एल। तो हमारे पास ये उल्टा नहीं हो जाएगा, क्योंकि लेंथ अपॉन एरिया की जो रेशो होता है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी स्टार से। तो जी इज इक्वल टू कापा, जी इज इक्वल टू कापा अपॉन जी स्टार। तो ये मेरे पास जो है सेल कांस्टेंट की वजह से दो और नए फॉर्मूले जो है वो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के आ गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हम डेल एम से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर बच्चों हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो अगर ये लिखा हो ये लिखो, बात एक ही है, दैट इज योर मोलर कंडक्टिविटी या फिर इसको मोलर कंडक्टेंस भी बोलते हैं। अब अगर मैं मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी की बात करता हूँ तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं सीबीएसई की पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं और एचपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे। देखो जैसे कि कंडक्टिविटी हमने पढ़ा ही था, लेकिन यहाँ पे कंडक्टिविटी के साथ में क्या आ गया है बच्चों, मोलर। मोलर का क्या मतलब है, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट जो है अब वो फिक्स हो चुका है। तो हमने क्या करना है, सॉल्यूशन के अंदर कितना इलेक्ट्रोलाइट होगा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो है सॉल्यूशन के अंदर हमने डाला होगा। अब ये कितनी कंडक्टेंस करता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। हेयर वी विल फिक्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हाँ, जो इलेक्ट्रोलाइट हम डाल रहे हैं उसको हमने फिक्स कर दिया, दैट इज योर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपने फिक्स कर दिया। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द conductance of all the ion produced by 1 mole of electrolytic solution present in given volume of solution। ये क्या बोल रहा है कि मान लो एक आपके पास सॉल्यूशन है जिसका 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के सारे आयंस जो है कितनी कंडक्टेंस प्रोड्यूस करते हैं उसको आप क्या बोलते हो बच्चों, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे बात फिक्स है कि यहाँ पे वॉल्यूम भी फिक्स है, दैट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब है। और यहाँ पे जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला है वो कितना डाला है बच्चों, 1 मोल का इलेक्ट्रोलाइट डाला है। तो वो कितनी कंडक्टिविटी करता है उसको बोलते हैं बच्चों हम मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, क्योंकि ये लिखने को आती है। अब बच्चों अब हमको इसका जो है वो फॉर्मूला डिराइव करना है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है उसको आपने क्या बोला था बच्चों, उसको आपने कापा बोला था। इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमने बोला था, देखो हमने कुछ ऐसे डिफाइन किया था कि पूरे कंडक्टिविटी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को सपोर्ट करता है या आयंस के फ्लो को सपोर्ट करता है उसको आपने क्या बोला था बच्चों, कंडक्टेंस बोला था। लेकिन सिर्फ इतने से एरिया में, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को सपोर्ट करता था उसको आपने क्या बोला था बच्चों, कंडक्टिविटी, दैट इज और कापा बोला था उसको। तो बस मैं वही बात बता रहा हूँ कि कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन को आपने क्या बोला बच्चों, कापा बोला। अब हमको कितना करना है बच्चों, 20 सेंटीमीटर क्यूब बनाना है। तो अगर 1 के लिए 1 है तो बच्चों 2 सेंटीमीटर, कंडक्टिविटी ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन के लिए कितना आएगा, 2 कापा। तो नेक्स्ट बात, कंडक्टिविटी ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब के लिए अगर मैं बोलूंगा तो कितना आएगा, 3 कापा। और कंडक्टिविटी ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब के लिए करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी कापा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 के लिए 3, और बच्चों यहाँ पे 20 सेंटीमीटर क्यूब के इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितनी कंडक्टिविटी होगी हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा वी कापा। और वॉल्यूम भी किस में होने वाली है, वॉल्यूम भी हमारे पास जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में होने वाली है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब बोल देता हूँ। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसी को तो आप क्या बोलते हो बच्चों, मोलर कंडक्टेंस। तो मैंने बताया आपको कंडक्टिविटी ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, उसी को आपने क्या बोला, उसी को आपने बोल दिया बच्चों मोलर कंडक्टेंस। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब तो मोलर कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, कापा
इनटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास जो है अपना मोलर कंडक्टेंस का एक फॉर्मूला जो है वो डिराइव हो चुका है। अगर आपको बात सेंटीमीटर क्यूब में समझ नहीं आ रही है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मतलब होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मतलब होता है वो होता है 1 मिलीलीटर। और कभी अगर आपको 1 डेसीमीटर क्यूब देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है बच्चों, 1 लीटर। और अगर मैं इसको भी डेसीमीटर टू सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मेरे पास आता है 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वाली बातें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने को देता है। तो एक बारी हम इसको फटाफट से देख लेते हैं। मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ये बोलता है कि 20 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन में आपका 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के जितने भी आयंस है, जैसे आपने 1 मोल NaCl डाला तो 1 मोल NaCl में कितने Na और कितने Cl नेगेटिव जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस करते हैं उसको आपने क्या बोला बच्चों, मोलर कंडक्टेंस। तो मैंने इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए क्या आपको बताया, देखो पेपर में ये फालतू है, ये फालतू है, एक डेफिनेशन काम की है और एक ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज जो है वो काफी काम की है। ये मैंने फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आपको थोड़ा सा ये करवाया है। तो ये क्या बोलता है, कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं, कापा। 2 सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलेंगे, 2 कापा। 3 सेंटीमीटर क्यूब को बोलेंगे 3 कापा। तो बच्चों 20 सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलेंगे हम, वी कापा बोलेंगे हम इसको। और वी कापा हमारे पास क्या बन गया, मोलर कंडक्टेंस। क्यों, क्योंकि हमको क्या करना था, कंडक्टिविटी ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी थी। तो हमारे पास आ गया मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगली बात, अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब में जो न्यूमेरिकल हमको दिया होगा, अगर हमको वहां पे वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में दी होगी या फिर लीटर में दी होगी, तो मैंने आपको कन्वर्जन भी बता दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास होता है 1 मिलीलीटर। और बच्चों 1 डेसीमीटर का मतलब होता है 1 लीटर, और 1 लीटर का क्या मतलब है, 1000 मिलीलीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास था मोलर कंडक्टेंस। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो न्यूमेरिकल में हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो बहुत कम यूज कर रहे होंगे, हमारे पास यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला होगा। तो चलिए उसको डिराइव करते हैं। अगर मैं फॉर्मूला को थोड़ा दूसरे तरीके से चेंज करना चाहूँ तो हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। और वो कौन निकालता है बच्चों, मोलैरिटी। देखो हमको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटो, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन किस में बच्चों, लीटर्स में। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगली बात, अगर मुझे, क्योंकि वॉल्यूम तो हमारे पास किस में बेटा, या तो मिलीलीटर में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में, तो हमें उसमें चेंज करना है। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय, हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किस में लिख देंगे, या तो मिलीलीटर में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। तो मैं ऊपर क्या लिख दूंगा, 10 की पावर 3 या फिर 1000 लिख दूंगा। अब मैंने आपको क्या बोला, जो यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट है, क्योंकि मैंने बोला ना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों, वो 1 है, वो तो फिक्स है। तो हमको मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला आ गया, मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, या फिर बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम सॉल्यूशन किस में बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब में। अब हमको क्या करना है बच्चों, इस जो ये हमने वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में किया, बस इसकी जगह पे हमने वैल्यू इसकी पुट कर देनी है। तो वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों, हमने क्या करना है, वॉल्यूम को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और मोलैरिटी को नीचे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय, यहाँ पे मोलैरिटी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो सिंस हमारे पास फॉर्मूला क्या था भाई, सिंस हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा, कापा इंटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब था। तो बस वहीं पे हमको वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख देना है, 1000 इंटू मोलैरिटी। तो मेरे पास मोलर कंडक्टेंस कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। और वो जो काफी सारी बुक्स में जो मोलैरिटी है उसको कंसंट्रेशन से भी रिप्लेस करवाते हैं, तो इसकी जगह पे सी भी आ सकता है। तो हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा वो आ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा, कापा इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना आ जाएगा, कंसंट्रेशन। या फिर और क्या लिख सकते हैं इसको, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय मोलैरिटी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और एक और फॉर्मूला इसका था, वो था बच्चों कापा इंटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास तीनों फॉर्मूले किसके हो गए बच्चों, मोलर कंडक्टेंस के। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप प्लीज एक डेफिनेशन को याद रखेंगे और आप इनके ये तीन जो फॉर्मूले हैं उसको याद रखेंगे। ये तीन तो क्या है, ये दोनों तो एक ही है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह पे मोलैरिटी है, बात तो एक ही है। और एक आपका ये वाला फॉर्मूला है, तो ले देखिए आपके ये दो फॉर्मूले हैं और एक डेफिनेशन है। तो चलिए इसकी जो
यूनिट होती है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए इसकी यूनिट को डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिंग कंडक्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो यूनिट जो हमेशा होती है वो फॉर्मूले से ही डिराइव होती है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या था बच्चों, या तो मोलैरिटी या फिर मैं कंसंट्रेशन लिख सकता हूँ। अब आपको पता है कि यहाँ पे कापा की जो यूनिट है अभी हमने डिराइव की थी वो हमारे पास थी बच्चों साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। बात समझ में आ गई। अच्छा डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है बच्चों, कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी। अच्छा मोलैरिटी क्या होता है, देखो मैं आपको साइड में डिफाइन कर देता हूँ, वैसे तो आपको ये आनी चाहिए। मोलैरिटी होता है मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, हमको चाहिए ये। यहाँ पे 10 की पावर 3 क्योंकि हमको सेंटीमीटर क्यूब में करना था तो लीटर में ये काम जो है वो नहीं चलने वाला है। तो मैं इसकी अगर यूनिट बताऊं तो इसकी यूनिट क्या आएगी बच्चों, मोलैरिटी की यूनिट आएगी मोल। मोल मिलीलीटर इनवर्स बोल सकता हूँ मैं, मोल मिलीलीटर इनवर्स भी बोल सकता हूँ। या फिर बच्चों हमने यहाँ पे मिलीलीटर की जगह पे क्या बताया था मैंने, 1 मिलीलीटर की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, मिलीलीटर की जगह पे 1 सेंटीमीटर क्यूब भी आप बोल सकते हैं। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, इसकी दूसरी यूनिट मोल, मोल सेंटीमीटर माइनस का 3, तो ये आ जाएगा। तो इसकी जगह पे मैं ये पुट कर दूंगा कंसंट्रेशन की जगह पे, तो मैं लिख दूंगा बच्चों मोल, मोल सेंटीमीटर की पावर माइनस का 3। अब देखो यहाँ पे साइमन है, सेंटीमीटर इनवर्स है, मोल है, सेंटीमीटर इनवर्स है। तो मैं इन दोनों सेंटीमीटर को जो है वो मर्ज कर दूंगा। इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर कितनी आ जाएगी, 3। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइमन मोल इनवर्स, और यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह पे कितना आ जाएगा, -1 और प्लस का 3। तो हमारे पास जो ओवरऑल यूनिट आ जाएगी मोलर कंडक्टेंस की वो आ जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। तो एक तो हमारे पास ये वाली यूनिट है। अच्छा दूसरा हमारे पास और क्या आ सकता है बच्चों, साइमन की जगह पे ओम भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या आ सकती है बच्चों, ओम। मैं ऐसे लिखता हूँ ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा मोल इनवर्स। बच्चों ये इसकी दूसरी यूनिट हो गई। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और अगर कभी बच्चों यहाँ पे मीटर में आता है तो भी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर कभी यहाँ पे मीटर में आता है तो यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगी भाई, यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू साइमन मीटर, मीटर की पावर स्क्वायर और यहाँ पे मोल की पावर कितनी आ जाएगी, मोल इनवर्स। तो ये हमारे पास सारे क्या है, ये यूनिट है। अगर आपको एक चीज समझ में आ गई है तो दूसरा आप अपने आप कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है 2023 सीबीएसई में क्वेश्चन आया था और ये ऐसे क्वेश्चन एचपी बोर्ड में भी बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं यूनिट वाले। तो ये क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। देखो आपको वहां पे पेपर में जाके डिराइव थोड़ी करना है, आपको तो डायरेक्ट जो है वो यूनिट याद होनी चाहिए। और आगे मैं आपको एक स्लाइड में सारी चीजें जो है वो कंक्लूड भी कर दूंगा, तो आपको ये वाली चीजें जो है वो याद होनी चाहिए। तो इसकी यूनिट क्या थी, वो मोलर कंडक्टेंस साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये भी नहीं हो सकती है साइमन सेंटीमीटर, हाँ ये तो इसका क्या था बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 जो था वो इसका आंसर था। यूनिट के बेसिस पे आपके फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आता है। जैसे ज्यादातर जो आपको यूनिट दी होगी वो इसमें सेंटीमीटर में ही दी होगी, लेकिन अगर कभी आपको क्वेश्चन में जो यूनिट दी है वो मीटर में दी है तो आपका जो फॉर्मूला है वो हल्का सा जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं आपको न्यूमेरिकल में जो यूनिट है वो कापा की जो यूनिट है वो है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स लेके रखी है, या फिर मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मतलब सेंटीमीटर में अगर आपको देके रखे तो हमारा फॉर्मूला वही लगेगा, दैट इज योर मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। तो आपके पास यही लगेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि फॉर्मूले में या फिर क्वेश्चन में जो यूनिट आपको है वो है, कापे की यूनिट क्या है बच्चों, साइमन मीटर इनवर्स है, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वहां पे भी थोड़ा सा चेंज है, या फिर मोलर कंडक्टेंस में यूनिट क्या है, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या तो पूछा है या फिर दिया है। अगर मीटर में बातें चल रही है तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 10 की पावर -3 इंटू कंसंट्रेशन। देखो ये जो यूनिट का कन्वर्जन होता है वो ज्यादातर या तो नीट में आता है या फिर जेई में आता है। बोर्ड्स लेवल पे बच्चों आपका जो काम है वो इस फॉर्मूले में से जो है वो हो जाता है। जब हम न्यूमेरिकल आगे कर रहे होंगे तो वहां पे मैं आपको इंटर कन्वर्जन नहीं बताऊंगा, मैं सीधा बताऊंगा कि देखो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर में है या इनवर्स में है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, और साइमन मीटर इनवर्स में है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे 10 की पावर 3 होता है और यहाँ पे 10 की पावर -3 होता है। अगला टॉपिक आ रहा है बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास, अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं तो बोर्ड्स के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एचपी बोर्ड की बात करूं चाहे मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट हमारे पास नहीं होता है। लेकिन अगर मैं
नीट की बात करता हूँ या फिर जेई मेंस की बात करता हूँ या एडवांस की बात करता हूँ, वहां पे जो है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो हमने मोलर कंडक्टेंस में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि 20 सेंटीमीटर क्यूब में आपके जो एक मोल इलेक्ट्रोलाइट जितनी कंडक्टेंस करते हैं उसको आपने क्या बोला था बच्चों, मोलर कंडक्टेंस। लेकिन 20 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आपका 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जितनी कंडक्टेंस करेंगे उसको आप क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो बस हल्का सा फर्क है, मोलर कंडक्टेंस में कितना डालते हैं बच्चों हम, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हम कितना डालते हैं बच्चों, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द एंड प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में आपका 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस कितने कंडक्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, उसको आपने क्या बोला, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आई होप बात क्लियर हुई होगी। अब जो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला इसका वैसे ही होता है जैसे मोलर कंडक्टेंस का होता है। तो कापा इज इक्वल टू, यहाँ पे मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इनटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन बच्चों जैसे हमने यहाँ पे वॉल्यूम से मोलैरिटी को इंटर कन्वर्जन किया था, क्योंकि वॉल्यूम से अगर मोल का रिलेशन मैं बताऊं तो वो कौन होती है, मोलैरिटी। लेकिन वहीं पे अगर वॉल्यूम से इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट का अगर मैं आपको रिलेशन बताऊं तो वो कौन बताती है, नॉर्मेलिटी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी से मैं इसको रिप्लेस कराऊंगा, तो वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब का मैं क्या लिख दूंगा, 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। मेरी बात क्लियर हुई? क्यों? क्योंकि हमको रिलेशन किसके बीच में चाहिए था, हमको वॉल्यूम एंड ग्राम इक्विवेलेंट के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो नॉर्मेलिटी आई। लेकिन बच्चों अगर हमको वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी करना था, तो हमको रिलेशन किसके बीच में चाहिए था, वॉल्यूम एंड मोल्स के बीच में। बस आपको इतनी सी बात जो है वो ध्यान रखनी है कि मोलर कंडक्टेंस में हमारे पास मोलैरिटी आती है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हमारे पास क्या आती है बच्चों, नॉर्मेलिटी आती है। तो वॉल्यूम को मैं इससे रिप्लेस करा दूंगा और मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मेरे पास फॉर्मूला जो है वो ये बन जाएगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इनटू 10⁻³ डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये कब लगेगा, जब आपका कापा की जो वैल्यू होगी वो होगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्योंकि अगर इसकी वैल्यू बच्चों साइमन मीटर इनवर्स हो जाएगी तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कापा इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था। अब अगर इसकी मैं यूनिट की बात करता हूं तो बच्चों मोलर कंडक्टेंस की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, अभी हमने डिराइव किया था। लेकिन बच्चों अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करता हूं तो वो बन जाती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। बस हल्का सा एक चेंज है, जहां पे मोल इनवर्स होता है वहीं पे इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बच्चों, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सेम सॉल्यूशन। देखो कई बार हमको जो है वो क्वेश्चन में आ जाता है कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, इसका मोलर कंडक्टेंस अगर हमारे पास इतना है तो इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो कितना होगा, या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है और मोलर कंडक्टेंस आपको निकालने का बोला है। तो इनके बीच में हमको रिलेशन जो है वो आना चाहिए। तो क्या होता है बच्चों, इनके बीच में रिलेशन बनाने के लिए हम इनको फॉर्मूले से डिराइव करेंगे। तो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला था भाई, मोलर कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला था वो था कापा इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय मोलैरिटी, सिंपल। अच्छा वहीं पे अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करता हूँ तो वहां पे हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था कापा इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय हमारे पास था बच्चों नॉर्मेलिटी। तो अगर इनका रिलेशन हमको निकालना है तो मैं इनको क्या कर देता हूँ बच्चों, इनकी रेशियो निकालता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, मेरे पास आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और मैं जब इनको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा कापा इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय मोलैरिटी, और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या करूंगा, कापा इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करो तो मेरे पास ये वाली टर्म पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो रही है, तो मैं इसको काट दूंगा और मेरे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी, यहाँ पे जो मोलैरिटी है वो नीचे जाएगी और नॉर्मेलिटी जो है वो ऊपर चली जाएगी। तो मेरे पास आएगा मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू, ऊपर क्या आने वाला है, ऊपर नॉर्मेलिटी आएगी और नीचे मोलैरिटी आएगी। अब देखो अगर आपने क्लास +1 में नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमारे पास होता क्या है, नॉर्मेलिटी जो होती है वो होती है एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी होती है। अब ये एन फैक्टर क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आपको। तो यहाँ पे ये वाला जो है वो फॉर्मूला होता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी जगह पे नॉर्मेलिटी की जगह पे इसको पुट कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू, मैं एन फैक्टर का सिंपल जो है वो एन लिख रहा हूँ और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मोलैरिटी डिवाइड बाय, नीचे क्या था, मोलैरिटी था, तो मोलैरिटी से मोलैरिटी कट गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये बात आप जो है वो ध्यान से चेक करेंगे कि अगर आपको मोलर कंडक्टेंस दिया है
तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे? और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है तो उसमें एन फैक्टर मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सर ये एन फैक्टर क्या होता है, तो चलिए चेक करते हैं जरा ये एन फैक्टर क्या होता है। तो हम टॉपिक डालते हैं बच्चों एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है? देखो एन फैक्टर होता है किसी भी चीज में, किसी भी एसिड में, बेस में या सॉल्ट में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास होता है उसी को ही हम क्या मान के चलते हैं, एन फैक्टर मान के चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सबसे पहले एसिड का केस कंसीडर कर लेता हूँ। एसिड में मेरे पास क्या है बच्चों, मान लो HCl है, मेरे पास मान लो कितना है बच्चों, H2SO4 है। तो यहाँ पे मेरे पास कितना प्लस है बच्चों, तो मेरे पास यहाँ पे कितना H प्लस है, तो एन फैक्टर मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब H2SO4 में टोटल H प्लस मेरे पास कितने बच्चों, 2 है, तो मेरे पास कितने H प्लस है बच्चों, 2 H प्लस है, तो मेरे पास एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बेस की बात करता हूँ तो बेस में मेरे पास कितना है, बेस मान लेते हैं मेरे पास KOH है, मेरे पास KOH है। और कोई एक और बेस बताओ, MgOH का होल ट्वाइस है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है बच्चों, K प्लस है, और यहाँ पे कितना है बच्चों, Mg+2 है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है कि यहाँ पे K प्लस है, तो इसमें एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1। और यहाँ पे क्या है बच्चों, Mg+2 है, तो यहाँ पे एन फैक्टर मेरे पास कितना आ जाएगा, एन फैक्टर जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं किसी भी सॉल्ट की बात करता हूँ, जैसे बच्चों मेरे पास है KCl या फिर मेरे पास है K2SO4, कोई भी जो सॉल्ट जैसे कि हमारे पास है, तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है बच्चों, यहाँ पे K प्लस है, तो इसकी एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे K2SO4 में कितना है, 2 है, तो यहाँ पे कितना है, 2K पॉजिटिव है, तो मेरे पास एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आई होप एन फैक्टर जो है वो आपको समझ में आया होगा। और इसी की हेल्प से हम जो आगे आने वाली जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बारी हम जो है कुछ एक इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो है उसको हम याद कर लेते हैं। देखो भाई, इसके जो फॉर्मूले हैं और यूनिट है, इसका आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आप एक पेज में सारे फॉर्मूले या यूनिट लिखेंगे और उसको रोज जाके रिवाइज करेंगे। तो चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में। रेजिस्टेंस जो हमारे पास होता है उसकी यूनिट होती है ओम। रेजिस्टिविटी जो हमारे पास होती है उसकी यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर। इन बात का ध्यान रखेंगे कि अगर कभी भी कंफ्यूजन होती है कि अगर आप कभी चेक करो तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की यूनिट सेम सेम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओम है, ओम इनवर्स भी आएगा और यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स भी आएगा। तो इसमें किसकी कौन सी यूनिट होती है, तो बच्चों ध्यान रखेंगे रेजिस्टेंस में कभी भी इनवर्स नहीं आएगा, कभी भी इनवर्स नहीं आएगा। यहाँ पे ओम भी नॉर्मल है और ओम सेंटीमीटर भी नॉर्मल है। अगर मैं बात करता हूँ कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ओम इनवर्स या फिर साइमन भी बोल सकते हैं इसको। और कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी भी इसकी उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखो इसका इनवर्स कर दो, ओम इनवर्स, और यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स की जगह पे क्या आ सकता है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये दोनों जो है, ये 4 यूनिट जो है वो काफी इजी है, वो आपको याद हो जाएगी। अगर मैं सेल कांस्टेंट की बात करता हूँ तो सेल कांस्टेंट कितना होता है, लेंथ अपॉन एरिया। तो लेंथ का कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे ये कट गया तो इनवर्स आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट बात हमारे पास आई थी मोलर कंडक्टेंस की, और इसकी यूनिट मैंने आपको बताई थी क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो और इसकी जगह पे मीटर भी आ सकता है, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरा हमारे पास है बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। मैंने जो लिखना चाहता था मैं वो सेंटीमीटर की जगह पे यहाँ पे मीटर लिखना था। तो आप प्लीज सिर्फ इतना ही याद रखेंगे, और इसकी यूनिट जो है वो काफी ज्यादा एग्जाम्स में रिपीट करती है, तो आप इसको याद रख लेंगे। सारे कंसेप्ट्स को समझने के बाद अब हमारे पास टाइम आता है कि हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करें। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो मैंने यहाँ पे लिया है वो है 2024 सीबीएसई का क्वेश्चन। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन ऑफ सेल कांस्टेंट दिस इज दिस। तो ये आपको क्या दे के रखा है बच्चों, सेल कांस्टेंट, और ये आपके पास रेजिस्टेंस है, और ये आपके पास क्या है बच्चों, ये आपके पास कंसंट्रेशन है। आपको क्या बोला है कैलकुलेट करने को, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी मतलब रो कैलकुलेट करना है, कंडक्टिविटी मतलब कापा भी कैलकुलेट करना है, और क्या करना है बच्चों, मोलर कंडक्टेंस मतलब मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जब भी आपको न्यूमेरिकल आए, क्योंकि आपके पेपर में जो है वो स्टेप मार्किंग होती है, तो आपको हमेशा कैसे करना चाहिए, सबसे पहले बच्चों आपको जो गिवन वैल्यू है वो आपको लिखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है बच्चों, कंसंट्रेशन दी है, या फिर कंसंट्रेशन या मोलैरिटी भी आप लिख सकते हो, दैट इज योर 0.05 मोलर। ये बात समझ में आ गई। अगली बात जो आपको देके रखी है बच्चों वो सेल कांस्टेंट है। तो सेल कांस्टेंट को या तो मैं जी स्टार लिख सकता हूँ या फिर बच्चों एल अपॉन ए। तो एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कितनी गिवन है, 50 सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, अगली बात आपको क्या दी है बच्चों, ये रेजिस्टेंस दी है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 3
ओम, ये आपको जो वैल्यू है वो गिवन है। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो सबसे पहले इनको करने का तरीका क्या होता है बच्चों, अगर कभी रेजिस्टेंस दिया हो तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है, और अगर मान लो इसकी जगह पे कंडक्टेंस दिया होता तो उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो हमारे पास लिखा है आर इज, देखो रेजिस्टेंस दिया है तो मैं लिखूंगा आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और बच्चों एल अपॉन ए की वैल्यू हमको दी है, तो रेजिस्टेंस की फॉर्मूला भी हमको वैल्यू भी दी है 4.5 इंटू 10 की पावर 3, और यहाँ पे रेजिस्टिविटी हमको निकालनी है, और बच्चों एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी दी है हमको, 50 दी है। तो हमारे पास 50 आ जाएगा। तो मैं जब इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रेजिस्टिविटी निकल जाएगी। तो मेरे पास आ जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 50। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा रेजिस्टिविटी का, वो आने वाला है रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 90 ओम सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या आ गई बच्चों, ये आपके पास रेजिस्टिविटी आ गई। अगली जो कंडक्टिविटी है उसको निकालना भी आसान है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का एक रिलेशन होता है। क्या बच्चों? तो अगर आपको कंडक्टिविटी कापा निकालना है तो वो होता है 1/रो, दैट इज योर 1/90 आ जाएगा, 1/90। यहाँ पे इसकी यूनिट भी जो है वो चेंज हो जाएगी। अब देखो इसकी यूनिट थी ओम सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो मैं डायरेक्ट जो आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आएगा 0.011 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपके पास आ गया है। अगली चीज जो आपको फाइंड आउट करनी है बच्चों वो है मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। तो बच्चों ये दूसरी चीज थी, और तीसरी चीज जो हमें निकालनी है वो है मोलर कंडक्टेंस, और उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है कापा इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन है। बच्चों कापा कितना है आपके पास, कापा को अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो यू कैन पुट दिस वैल्यू इन 1/90। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0.011 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन कितनी थी बच्चों, मेरे पास 0.05 मोलर थी। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो आपके पास जो मोलर कंडक्टेंस आएगा वो आपके पास आएगा 20 साइमन 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग इतना मोलर केसीएल। तो ये आपको कंसंट्रेशन दी है एट दिस टेम्परेचर इज 1000 ओम। तो आपको रेजिस्टेंस लेके रखिए। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर केसीएल सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज दिस। अब देखो मुझे तो समझ नहीं आई, ये क्वेश्चन को बार बार एक ही बात क्यों रिपीट कर रहा है, कि देखो दो बारी कंसंट्रेशन उन्होंने रिपीट कर दी, बात सेम ही थी बल्कि, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी इन्होंने बार बार रिपीट कर दिया है। तो इसको ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, आपको यहाँ पे जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जरा, कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों, कंसंट्रेशन जो है हमारे पास वो है 0.001 मोलर। ये आपके पास किसकी है बच्चों, केसीएल की है। टेम्परेचर लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो रेजिस्टेंस है बच्चों, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस हमारे पास है 1000 ओम। तो ये हमारे पास है 1000 ओम। अगली बात ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ द कंडक्टिविटी ऑफ, दोबारा से वही कंसंट्रेशन दी है और टेम्परेचर भी दी है, और यहाँ पे कंडक्टिविटी दे के रखी है, मतलब आपको कापा जो है वो दे के रखा है। तो आप लिख लेते हैं जरा यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस दिया है, आपको क्या निकालना है बच्चों, सेल कांस्टेंट, मतलब एल अपॉन ए की जो वैल्यू है, एल अपॉन ए की वैल्यू आपको निकालनी है, और आपको क्या दिया है बच्चों, कंडक्टिविटी दी है। तो आपको कापा जो है, कापा कितना दिया है, कापा आपको जो दे के रखा है वो 0.125 इंटू 10 की पावर 3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपको जो है वो दे के रखा है। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे सेल कांस्टेंट निकालना है। तो चलिए, मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी भाई, मैंने आपको बताया था कि अगर रेजिस्टेंस दिया है तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे, और कंडक्टेंस दिया है तो उसका फॉर्मूला दिए लिखेंगे आप। तो आपको क्या दे के रखा है, आपको रेजिस्टेंस दिया है, तो चलिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ये तो हमको निकालना है, हमको यही निकालना है। तो आर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे जी स्टार आ जाएगा। हमको सेल कांस्टेंट निकालना है, लेकिन बच्चों हमको रेजिस्टिविटी नहीं दी है, हमको क्या दी है, कंडक्टिविटी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या बच्चों, 1/कंडक्टिविटी जो है मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे रेजिस्टिविटी नहीं दी है, कंडक्टिविटी दी है। अब क्या सिंपल सी बात है, हमको जी स्टार निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मेरे पास जी स्टार कितना आ जाएगा, जी स्टार इज इक्वल टू कापा इनटू रेजिस्टेंस। बस इस बात का आप ध्यान देंगे। अब देखो जी स्टार इज इक्वल टू, देखो बच्चों आपके पास जो वैल्यू दी थी कापा की, वो दी थी 0.125 इंटू 10 की पावर -3। आप पीछे जाके देख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस हमको कितना दिया था बच्चों, 1000 ओम हमको दिया था। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका तो ये यहाँ से यहीं कट रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आने वाला था तो वो आएगा 0.125
5 और यूनिट इसकी क्या आने वाली है सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि बच्चों ओम ओम जो है उसको मैं साइमन इनवर्स भी लिख सकता हूँ, उससे ये कट जाएगा और सेंटीमीटर इनवर्स बच जाएगा और बच्चों 10 की पावर 3 से ये 1000 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जो हमारे पास आंसर आएगा कंडक्टेंस का, जो सेल कांस्टेंट आएगा वो आएगा 0.125 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये काफी ज्यादा आसान एक क्वेश्चन था आपके पास जो सीबीएसई 2025 में आया था, और मैं आपको बोलूंगा कि एचपी बोर्ड वाले बच्चे भी जो है इन तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है, सबसे पहले आप इसको खुद ट्राई करेंगे और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन जो है वो चेक करेंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो नीट और जेई में काफी ज्यादा कॉमन है, और ऐसा नहीं कि अगर हम बोर्ड का पढ़ रहे हैं तो नीट और जेई के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं करेंगे। देखो कंसेप्ट हमेशा सेम रहता है, तो हमें इसको भी सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है, द रेजिस्टिविटी ऑफ 0.8 मोलर K2SO4 इज दिस। तो आपको इसकी रेजिस्टिविटी मतलब रो दे के रखा है, और आपको क्या बोल रहा है, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने को बोल रहा है। तो काफी आसान क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमारे पास रेजिस्टिविटी गिवन है कितनी है बच्चों, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 ओम सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या दी है, रेजिस्टिविटी दी है। दूसरा बच्चों आपको कंसंट्रेशन जो दे के रखी है वो है 0.8 मोलर कंसंट्रेशन जो है आपको K2SO4 की गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस का अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, साई मेरे पास आएगा यहाँ पे कापा इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। तो कापा इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी आ जाएगा। अब देखो सुनना बात को ध्यान से, हमको देखो थोड़ा सा यही चेंज करते हैं बस ये, जैसे कि कापा पूछा है, कापा चाहिए, लेकिन आपको क्या दे दी बच्चों, रेजिस्टिविटी दे दी। तो हमको पता है कि कापा इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। तो कापा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2.5 इंटू 10 की पावर -3। तो जब बच्चों ये ऊपर जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर 3 या फिर 1000 डिवाइड बाय 2.5। तो आप या तो फिर इसको यहीं सॉल्व कर लो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, या फिर यहाँ पे पुट कर दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मतलब 1000 इंटू 1000 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.5। ठीक है बच्चों, ये 2.5, तो ये क्या है बच्चों, ये वाली वैल्यू है किसकी, कापा की। अब यहाँ पे 1000 आ गया, अब यहाँ पे मुझे कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करनी, तो इतनी आ जाएगी 0.8 मोलर। तो देखो अगर इसको सॉल्व करना है तो मुझे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, यहाँ पे वीडियो बड़ी लंबी बन जाएगी क्योंकि मैं फिर इसको काटूंगा। लेकिन आपको क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे खुद सॉल्व करना है, और मैं यहाँ पे जो आंसर लिख रहा हूँ आपको उसको मैच करना है। तो बच्चों जो मेरे पास मोलर कंडक्टेंस आएगा वो आएगा 5 इंटू 10 की पावर 5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्योंकि हमने देखा था मोलर कंडक्टेंस का क्या यूनिट थी बच्चों, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और साइमन की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, ओम इनवर्स। अब आपके पास क्या आ गया, मोलर कंडक्टेंस आ गया। अब क्या पूछ रहा है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था अगर आपको मोलर कंडक्टेंस आ गया तो इक्विवेलेंट भी आ जाएगा। कैसे, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है बच्चों, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय बच्चों एन फैक्टर। ये बात क्लियर है। अब सुनना बात को ध्यान से, अब आपके पास मोलर कंडक्टेंस तो है, आपको निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे निकलेगा बच्चों, हम करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो बच्चों मोलर कंडक्टेंस कितना है, 5 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना है। देखो भाई मैंने आपको क्या बोला था, K2SO4 में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, तो K2SO4 में टोटल पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, 2 पोटेशियम प्लस है मेरे पास। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना है बच्चों, मेरे पास 2 है, तो आपने 2 से इसको डिवाइड किया। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मेरे पास कितनी आ जाएगी बच्चों, 2.5 इंटू 10 की पावर 5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और बच्चों इक्विवेलेंट इनवर्स, इसकी यूनिट का आप काफी ज्यादा ध्यान रखेंगे। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसको भी करने से पहले, इसको मेरे करने से पहले आप खुद से इसको एक बार ट्राई करेंगे। तो आप वीडियो पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं भी इसको करना स्टार्ट करता हूँ, आई होप आपने कर लिया होगा। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ दिस। अगर मोलर कंडक्टेंस आपको दे के रखा है तो सिंपल सी बात है भाई, आपको निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अभी पिछला क्वेश्चन भी हमारा कुछ ऐसे ही था कि हमको क्या निकालना था बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। वो क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय एन फैक्टर। सबसे पहली बात जो है, जो टास्क है वो हमको इसका एन फैक्टर निकालना है। तो हमारे पास क्या है बच्चों, ये Al2SO4 का होल थ्राइस है, Al2SO4 का होल थ्राइस है। तो जब आप इसको डिसोसिएट करेंगे तो आपके पास क्या निकलेगा बच्चों, आपके पास दो एल्यूमिनियम निकलेंगे, और एल्यूमिनियम पे कितने का चार्ज होता है, +3। तो बच्चों एक एल्यूमिनियम पे +3 का चार्ज है, तो दो पे कितने का होगा, +6 का। तो यहाँ पे जो एन फैक्टर है बच्चों, एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 6।
देखो सुनना बात को ध्यान से। अगर आपको इसका इन्फेक्टर समझ में नहीं आया तो पहले तो आप इसको तोड़ दो। कैसे तोड़ेंगे बच्चों? यहाँ पे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मेटल है तो उस पे प्लस आएगा, तो आपको पता है एक एल्यूमिनियम पे कितने का चार्ज होता है? +3। और यहाँ पे कितने हैं? 2 है, तो 2 एल्यूमिनियम है, तो एक एल्यूमिनियम पे +3 है और दूसरे एल्यूमिनियम पे भी कितना है बच्चों? +3 है। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? +6। तो ये मेरे पास क्या है बच्चों? एन फैक्टर है। तो मेरे पास क्या करना है? सिंपल सा, मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए मोलर कंडक्टेंस कितना है बच्चों? 600 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइड बाय 6। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 100। इक्विवेलेंट इनवर्स, इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस होता है उसका यूनिट क्या हो जाता है बेटा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये आपका जो है वो दूसरा क्वेश्चन भी जो है, क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास फर्दर और क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे आप क्या करेंगे बच्चों? इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे जो है मैंने विद सॉल्यूशन जो है वो आंसर यहाँ पे दे के रखा है, और आप चेक करेंगे आपका आंसर सही है या फिर गलत है, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन और दे दिए, और ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो जरूरी नहीं है आप अपने क्वेश्चन को मेरे अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, आपको जैसा मन करता है आप वैसे सॉल्व करो। मेन चीज क्या है? आपका आंसर जो है वो यहाँ पे ये आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास ये है। और अगर क्वेश्चन नंबर 6 की भी बात करता हूँ, ये भी काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सब कुछ कैलकुलेट करने को बोल देगा। एक बारी सेल कांस्टेंट निकालने को बोलेगा, एक बारी कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। आपका जैसा दिल करता है आप इसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सबके जो मेथड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बात सारी ये है कि आपके जो आंसर है वो मैच करने चाहिए। तो आप इसके लिए भी, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी क्या करेंगे? पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, ट्राई करेंगे, और फिर जाके इससे जो आंसर है वो मैच करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे।